नमस्कार साथियों, मैं ओपी शर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है संधि। अब संधि करना होगा बहुत ही आसान, क्योंकि अब हम संधि रटेंगे नहीं, संधि सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में संधि नामक बीमारी का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संधि का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। मित्रों, हमने लिखा साथियों संधि। ये जो संधि है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसे समझने के लिए हमें जानना होगा कि संधि किन किन दो शब्दों के योग से बना है, किन किन शब्दों के योग से बना है। तो मित्रों, ये संधि शब्द बना है सम प्लस धी के योग से। अब हमें सम का अर्थ समझना है और धी का अर्थ समझना है। तो सम का अर्थ क्या है मित्रों? सम का अर्थ होता है मेल या जोड़, मेल या जोड़। और धी का अर्थ क्या होता है? धी का अर्थ होता है साथियों भंडार। भंडार, जैसे हम लिखते हैं, एक शब्द है आपका जलधि। जलधि किन दो शब्दों के योग से बना है? जल प्लस आपका धी। संधि नहीं है मित्रों, ये केवल एक शब्द है। इस शब्द को समझना है, क्योंकि जल और धी के योग से बना है जलधि। जल का अर्थ क्या है? पानी। और धी का अर्थ क्या हुआ? भंडार। तो अर्थ क्या हुआ पूरा? पानी का भंडार। पानी का भंडार वो क्या है? वो है आपका समुद्र। वो क्या है? आपका समुद्र। तो इसी तरह ये जो संधि है ये भी नए नए शब्दों का भंडार है। नए नए शब्दों का भंडार है। और वो भंडार किसके माध्यम से होता है? तो वो मित्रों होता है वर्णों के मेल के माध्यम से। अब उसके लिए हमें समझना होगा संधि का हिंदी में क्या महत्व है। तो इसे समझने के लिए हमें हिंदी के मुख्य मुख्य जो भाग हैं उन्हें समझना होगा। साथियों, ये जो हमारी हिंदी है इसे हम 3 वर्गों में मुख्य रूप से विभाजित करते हैं। वो कौन कौन से रूप हैं? पहला रूप है आपका व्याकरण। पहला रूप है आपका व्याकरण। दूसरा रूप है आपका भाषा और तीसरा रूप है आपका साहित्य। हिंदी को हम 3 वर्गों में विभाजित करके इसका अध्ययन हम करते हैं। अब साथियों, हमारी चर्चा किस पर चल रही है? संधि पर। संधि हिंदी में क्यों आई? सबसे पहले हमें समझना है मित्रों, संधि इन तीनों में से किसका भाग है, किसका अंग है? तो मित्रों, संधि हमारे व्याकरण का अंग है। संधि हमारे व्याकरण का एक अंग है। व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? तो सबसे पहले व्याकरण की परिभाषा को समझिए। तो मित्रों, व्याकरण वह कला या विज्ञान है जो हमें भाषा का शुद्ध पढ़ना व लिखना सिखाती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? व्याकरण कला या विज्ञान, इसका अर्थ हुआ कि व्याकरण एक तरह की प्रयोगशाला है। व्याकरण एक तरह की प्रयोगशाला है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों के साथ, भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों के साथ, भिन्न भिन्न प्रकार के पदों के साथ और भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों के साथ प्रयोग किया जाता है। और जब उनका शुद्धिकरण हो जाता है इस प्रयोगशाला में, व्याकरण रूपी प्रयोगशाला में जब इनका शुद्धिकरण हो जाता है तो उन्हें फिर शामिल कर दिया जाता है। कहां मित्रों? भाषा में। भाषा में उन्हें सम्मिलित कर दिया जाता है। तो ये जो संधि है इसका काम क्या है मित्रों? संधि का जो काम है वो है नए शब्दों का वर्णों के माध्यम से निर्माण करना। वर्णों के माध्यम से संधि का काम क्या है मित्रों? संधि का काम है वर्णों के माध्यम से नए शब्दों का निर्माण करना। हिंदी में नए शब्दों का निर्माण करने के लिए इस व्याकरण में 4 मशीनें लगी हुई हैं। 4 मशीनें लगी हुई हैं। ऐसा शायद आपको किसी ने बताया हो।
या ना बोलूं? 4 मशीनें लगी हुई हैं, वो कौन कौन सी हैं मित्रों? एक है आपकी सबसे पहले संधि, दूसरी है मित्रों समास, और तीसरी है मित्रों उपसर्ग, और चौथी मशीन है मित्रों प्रत्यय। लेकिन हमारा विषय आज का क्या चल रहा है? आज का विषय है मित्रों हमारा केवल संधि। तो हमें याद रखना है संधि ये वो मशीन है जो नए शब्दों का वर्णों के माध्यम से निर्माण करती है। समास के माध्यम से भी नए शब्दों का निर्माण होता है, उपसर्ग के माध्यम से भी नए शब्दों का निर्माण होता है, और प्रत्यय के माध्यम से भी नए शब्दों का निर्माण होता है। लेकिन आज का हमारा जो विषय है ना तो समास है, ना उपसर्ग है, और ना प्रत्यय है। आज का हमारा जो विषय है वो है केवल संधि। तो अब हम आगे संधि को परिभाषित करेंगे। तो मित्रों परिभाषा क्या है संधि की? जहां प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण एक दूसरे के साथ मेल करते हैं, यदि दोनों के मेल से कोई विकार, परिवर्तन या बदलाव होता है, तो यही विकार, परिवर्तन या बदलाव साथियों क्या कहलाता है? यह संधि कहलाता है। मेरी इस परिभाषा के अंदर ही संधि का सार पूरी तरह से क्लियर है। अब देखते हैं, जैसे साथियों यहां पर लिखा हुआ है परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ। तो अब इनमें परम और अर्थ को हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, उससे पहले हमें समझना होगा कि ये जो परम है ये एक सार्थक खंड है, क्योंकि परिभाषा में लिखा हुआ है जहां प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण। तो साथियों ये जो परम है ये एक सार्थक खंड है, क्योंकि परम का अर्थ होता है बड़ा या विशेष या उत्कृष्ट। इसी तरह अर्थ के भी अनेक अर्थ हैं। जैसे अर्थ का अर्थ होता है जैसे कोई काम या कार्य, या धन भी अर्थ का अर्थ होता है। इसलिए ये हमारे जो दोनों खंड हैं मित्रों, ये दोनों के दोनों सार्थक खंड हैं। अगर हम इनका वर्ण विच्छेद करें, अब आप कहेंगे कि वर्ण विच्छेद क्या होता है? साथियों वर्ण विच्छेद होता है जिस तरह से आप मैथमेटिक्स के अंदर एक्सपेंडेड फॉर्म को पढ़ते हो, यानी कि संख्या के विस्तारित रूप को पढ़ते हो, हिंदी में आपका वही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे मित्रों हमने एक संख्या लिखी, जैसे 3425, अगर हम इसका विस्तारित रूप लिखें तो ये किस तरह से लिखी जाएगी? ये लिखी जाएगी मित्रों 3000 प्लस 400 प्लस 20 और प्लस 5। तो ऐसे भी तो लिखी जा सकती है यह संख्या। तो यह इसकी कहलाती है एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि विस्तारित रूप। इसी तरह हम अगर शब्दों का वर्ण विच्छेद करें, अर्थात इनका विस्तारित रूप लिखें, तो कैसे लिखा जाएगा? विस्तारित रूप, विस्तारित रूप कैसे लिखा जाएगा साथियों? हम लिखेंगे इस परम को इस प्रकार से लिख सकते हैं, प हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ। साथियों ये लिख गया आपका परम, यानी कि ये परम का विस्तारित रूप है। तो ये पहला खंड हमारा परम का बन गया। अब साथियों हमने लगा दिया यहां पर योग का चिन्ह। अब हम लिखते हैं अर्थ का विस्तारित रूप। तो अर्थ का विस्तारित रूप है अ प्लस र हलंत प्लस थ और प्लस थ के नीचे हलंत प्लस अ। तो ये हमारे अर्थ का विस्तारित रूप लिख गया। अब मित्रों
परिभाषा के अनुसार जहां प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण क्या है? अ। और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण, तो वो कौन सा है? वो भी साथियों क्या है? अ। अब अ और आ एक दूसरे से क्या करेंगे? मेल करेंगे। जैसे हमने यहां से उठाया इस आ को यहां रख लिया, यहां से उठाया इस आ को यहां रख लिया, और इन दोनों के बीच में क्या हो गया? योग। अगर हम वर्णमाला में दृष्टि डालें तो आ और अ मिलकर के क्या बनाते हैं? तो साथियों ये आ और आ मिलकर के बनाते हैं आपका बड़ा आ। साथियों हमें याद रखना है, ये जो बड़ा आ है ये मात्रा के रूप में प्रथम खंड के अंतिम वर्ण पर मात्रा के रूप में लिख दिया जाता है। ये जो आ है यहां आ गया, ये आ यहां आ गया, तो दोनों के दोनों आ मिलकर के बन गए बड़े आ, और यहां से ये दोनों के दोनों हट गए। और ये जो बड़ा आ है ये प्रथम सार्थक खंड के अंत में मात्रा के रूप में लिखा जाएगा, तो परम प्लस अर्थ बराबर हो जाएगा मित्रों परमार्थ। परमार्थ। अब आप समझ गए होंगे कि ये परमार्थ कैसा शब्द बना? एक नया शब्द बना। संधि के माध्यम से नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, तो परम प्लस अर्थ बराबर हो गया परमार्थ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए साथियों, उदाहरण हमने लिखा देव प्लस इंद्र। देव प्लस इंद्र, तो साथियों ये भी एक सार्थक खंड है और ये भी एक सार्थक खंड है। तो परिभाषा के अनुसार हमारे दोनों खंड सार्थक होने चाहिए। यदि दोनों खंड हमारे सार्थक नहीं हैं तो उनके बीच में संधि किसी भी रूप में नहीं की जा सकती। अब देखते हैं, ये जो देव है, देव का अर्थ होता है देवता, और इंद्र का जो अर्थ होता है वो होता है राजा। तो देवताओं का ही राजा इंद्र कहलाता है, इंद्र को देवेंद्र भी कहते हैं। लेकिन अभी हमें इन दोनों के बीच में संधि किस प्रकार से की जा सकती है, आइए देखते हैं। अब ये जो देव लिखा है इसे हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, जैसे द प्लस ए, द हलंत प्लस ए प्लस व हलंत, व हलंत प्लस अ। यह हमारा देव का क्या लिख गया? विस्तारित रूप। क्या लिख गया? विस्तारित रूप। यह हमारा एक खंड बन गया मित्रों। अगर अब हम दूसरा खंड करते हैं इंद्र, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं, अब आप कहेंगे कि यहां पर न के आगे अ क्यों नहीं है? क्योंकि न स्वर रहित है, इसलिए अ नहीं है। एक खंड हमारा ये बन गया, तो मित्रों ये इनका लिख गया दोनों खंडों का विस्तारित रूप। तो परिभाषा के अनुसार प्रथम खंड का अंतिम वर्ण क्या है? अ, और द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण वो क्या है? ई। अब हमने इन दोनों को यहां उठाया, छोटा अ, और द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण है आपका ई। इन दोनों के बीच में कर दिया हमने योग। अगर आप वर्णमाला में दृष्टि डालें तो अ और ई मिलकर के क्या बनता है साथियों? अ और ई मिलकर के बनाते हैं छोटी ए, यानी कि जिसे हम आई कहते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जब दोनों स्वर मिलकर के एक नए स्वर का जब निर्माण करेंगे तो वह मात्रा के रूप में पहले खंड के अंतिम वर्ण पर मात्रा के रूप में उसका प्रयोग कर दिया जाएगा। अब यहां पर है देव प्लस इंद्र, यहां से अ हट गया और यहां से ई हट गई, यानी कि अ हट गया ई हट गई, ये ए के रूप में आ गई। ए के रूप में जब आ जाएगी तो ये लिखा जाएगा देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। देवेंद्र।
तो ये हमारी इन दोनों खंडों के मध्य में हो गई संधि। अब अगला उदाहरण देखते हैं। मित्रों, हमने लिखा महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव। अगर हम महा का अर्थ जाने तो महा का अर्थ होता है बड़ा, उत्सव का अर्थ होता है कोई पर्व या त्योहार। तो दोनों खंड कैसे खंड बने? सार्थक खंड। अब अगर हम इनका विस्तारित रूप लिखें तो किस प्रकार से लिखा जाएगा? महा को हम लिख सकते हैं म हलंत प्लस अ प्लस ह हलंत प्लस आ। ये हमारा कैसा खंड बन गया? पहला सार्थक खंड का विस्तारित रूप बन गया। दूसरा हमारा है उत्सव। तो इसे कैसे लिख सकते हैं साथियों? इसे लिख सकते हैं उ प्लस त हलंत प्लस स हलंत प्लस अ, और आगे है व के नीचे हलंत प्लस अ। ये इस उत्सव का लिख गया मित्रों विस्तारित रूप। क्या लिख गया? विस्तारित रूप। अब परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है जहां प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण क्या है? आ, और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण वो क्या है? उ। अब हमने इस आ को यहां लिया और इस उ को यहां लिया और दोनों के मध्य में लगा दिया योग का चिन्ह। अब साथियों हमें याद है कि बड़ा आ और छोटा ऊ मिलकर के क्या बनाएंगे? यदि छोटा आ और छोटा ऊ मिल जाए तब भी बनाएंगे ये छोटा औ, और या बड़ा आ और छोटा ऊ मिलें तब भी बनाएंगे ये छोटा औ। तो ये बनाएंगे आपके छोटा औ। अब क्या करेंगे हम? इस स्वर का प्रयोग हम मात्रा के रूप में प्रथम सार्थक खंड पर करेंगे। जैसे महा प्लस उत्सव को हम लिख सकते हैं महोत्सव, महोत्सव, महोत्सव। तो इस तरह से इन दोनों खंडों के बीच में संधि हो जाएगी। मित्रों, हमने लिखा दिक, यहां पर हलंत प्लस गज, दिक प्लस गज। हम इस दिक प्लस गज का विस्तारित रूप लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए, द हलंत प्लस छोटी ई प्लस क नीचे हलंत, ये लिख गया हमारा दिक का कौन सा रूप? विस्तारित रूप। आगे क्या है? गज। तो गज हम किस तरह से लिख सकते हैं? ग नीचे हलंत प्लस अ और प्लस जा के नीचे हलंत प्लस अ। तो ये लिख गया हमारा किसका विस्तारित रूप? गज का विस्तारित रूप। परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण वो कौन सा है? तो वो है मित्रों आपका हलंत युक्त क, यानी कि स्वर रहित क। यानी कि ये क्या है? जब स्वर रहित है तो ये है मित्रों व्यंजन। अब इसे हम यहां ले लेंगे, व्यंजन को हमने यहां ले लिया। और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण वो क्या है? वो है हलंत युक्त ग। इस ग को हमने यहां ले लिया। अब दोनों के मध्य में लगा दिया हमने हलंत, और लगा दिया हलंत युक्त ग हमने यहां ले लिया और दोनों के मध्य में लगा दिया हमने योजक चिन्ह। अब नियम क्या कहता है मित्रों? आगे हम संधि के जब नियमों को पढ़ेंगे तो वहां पर इन नियमों की चर्चा करेंगे। नियम कहता है जब मित्रों ये क और ग हलंत युक्त एक दूसरे के साथ जब मेल करेंगे तो ये जो क है यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में अपने इस रूप में बदल जाएगा। यानी कि क ग में बदलेगा, लेकिन किस रूप में? हलंत युक्त, यानी कि आधे में।
आधे में बदल जाएगा। यह नियम है किस संधि का? क्योंकि यहां पर दोनों के दोनों व्यंजन वर्ण एक दूसरे के साथ योग कर रहे हैं, तो यह व्यंजन संधि है। इस नियम की चर्चा हम व्यंजन संधि के अंतर्गत करेंगे। तो अब हमें पता है ये जो क है ये आधे ग में बदल जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा दिक् प्लस गज बराबर दिग्गज, दिग्गज। तो आप समझ गए होंगे इन दोनों खंडों के मध्य में संधि किस प्रकार से हुई। अब अगला उदाहरण देखते हैं। हमने लिखा यहां पर निह प्लस तेज, निह प्लस तेज। अब वैसे तो आप समझ गए होंगे कि जब यहां पर विसर्ग लगे हुए हैं तो संधि कौन सी है? विसर्ग। अगर हम निह और तेज का विस्तारित रूप लिखें तो निह लिखा जाएगा न हलंत प्लस छोटी ई प्लस विसर्ग, प्लस विसर्ग। आप समझ जाना, विसर्ग। ये इसका पहला खंड विस्तारित रूप में लिख दिया गया है। आगे क्या है? आगे है साथियों त हलंत प्लस अ प्लस ज हलंत प्लस आ। ये आपका तेज का विस्तारित रूप लिख दिया गया है और दोनों के बीच में हमने लगा दिया योजक, हम दोनों के मध्य में हमने लगा दिया योग का चिन्ह। और दोनों ही खंड कैसे खंड हैं मित्रों? सार्थक खंड। क्योंकि निह माने नहीं, तेज, तेज आप जानते हैं जो चमक होती है, जो चेहरे पर चमक होती है वही तेज कहलाती है। तो निह प्लस तेज का जब हम संधि करेंगे तो मित्रों हमें याद रखना है प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम है विसर्ग। और प्लस द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण क्या है? त। तो ये हमने त यहां लिख दिया। जब इन दोनों के बीच में संधि होगी तो साथियों विसर्ग और तय का जो नियम है ये हम विसर्ग संधि में पढ़ेंगे। ये आधे स के रूप में बदल जाता है, आधे स के रूप में बदल जाता है। तो यह और विसर्ग हटा दिया जाता है। ये जो विसर्ग है इसे हटा देते हैं, विसर्ग को हटा देते हैं और विसर्ग बदल जाता है किसमें? आधे स में। ना हाँ सही है। तो साथियों हमें याद रखना है विसर्ग को हटा दिया जाता है और विसर्ग बदल जाता है आधे स में, आधे स में बदल जाता है। तो निह प्लस तेज हो जाता है आपका निस तेज, निस तेज हो जाता है। तो आपने यहां पर अनेकों उदाहरण देखे। अब आप संधि के विषय में समझ गए होंगे। मित्रों अब तक हमने सीखा संधि का योग करना, अब हम सीखेंगे संधि का विच्छेद करना। और संधि विच्छेद करने से पहले हम संधि विच्छेद की परिभाषा को देखेंगे। परिभाषा है संधि से बने शब्द को उसके अलग अलग सार्थक खंडों में रखना ही संधि विच्छेद कहलाता है। सार्थक खंडों में अलग अलग रखना ही क्या कहलाता है मित्रों? संधि विच्छेद कहलाता है। अब कैसे हम उन सार्थक खंडों को अलग अलग करेंगे उस संधि से बने शब्द से, आइए देखते हैं। साथियों आइए एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं जो आपकी पूरी तरह से समझ में आ जाए। जैसे मित्रों हमने लिया एक शब्द जिसका नाम है हिमालय, हिमालय। अब साथियों संधि विच्छेद करने के लिए हमें सीखना होगा सबसे पहले आसान तरीका जिसे बोलते हैं वर्ण विच्छेद। पहले आप संधि से बने शब्द का वर्ण विच्छेद कर लीजिए। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? वर्ण विच्छेद आइए सीखते हैं।
जैसे ये लिखा हुआ है हिमालय, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ह हलंत प्लस छोटी ई प्लस म हलंत प्लस बड़ा आ प्लस ल हलंत प्लस छोटा अ प्लस य हलंत प्लस छोटा आ। ये हमने हिमालय का कर दिया वर्ण विच्छेद। अब मित्रों हमें देखना है जहां तक हमारी समझ में एक सार्थक खंड आ जाए वहीं से उसे तोड़ दीजिए। जैसे ह और ई, तो ये हो गया आपका हे। आगे क्या है म, तो ये हो गया म। नीचे हलंत है, हलंत भी लगा दीजिए। अब हम अगला वर्ण देखेंगे। अगला वर्ण क्या है? अगला वर्ण है आ। तो हमें समझ जाना है कि यहां पर हलंत लगा हुआ है, अभी ये अपना अर्थ पूरा नहीं दे रहा है। जब ये पूरी तरह से मां बन जाएगा अर्थात स्वर सहित बन जाएगा, तब ये अपना अर्थ पूरा देगा। तो बीमारी हमारी कहां है? बीमारी हमारी यहीं पर है। तो अब ये जो आ है ये बना किस किस वर्ण से है? बड़े आ का निर्माण होता है मित्रों छोटे आ और प्लस छोटे अ से। अब हम क्या करेंगे? पहले वाले आ को हम इस खंड में रख देंगे और दूसरे वाले आ को दूसरे खंड में रख देंगे। तो हम क्या करेंगे? हमने हलंत हटा दिया, तो ये वाला आ आपका कहां आ गया? मैं के अंदर आ गया। तो ये तो बन गया आपका हिम। अब बचा क्या? अब बचा क्या? ये है आगे, यहां पर भी छोटा आ बचा और यहां से ये छोटा आ उठ करके इसमें समाहित हो गया। तो ये क्या बन गया? बड़ा आ। ये क्या बन गया? बड़ा आ, क्योंकि इसमें छोटा आ पहले से ही था। तो बड़ा आ, तो हमने लिख दिया बड़ा आ। और ये ले और अ, ल और आपका ये और अ, य। तो ये आपका हो गया संधि विच्छेद। हिम प्लस आलय, तो इसका अर्थ हो गया हिम प्लस आलय का हिमालय। और दोनों के दोनों खंड कैसे हैं? सार्थक। अगर आप अर्थ देखना चाहें तो हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर। दोनों के दोनों सार्थक खंड हैं, यानी कि हिमालय कहा जाता है बर्फ रूपी घर को। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमने एक नया शब्द लिया जिसका नाम है परोपकार। अब हमें इसका क्या करना है? संधि विच्छेद। तो सबसे पहले मैंने आपको जो प्रक्रिया बताई है, इस परोपकार का कर लीजिए वर्ण विच्छेद। जैसे यह है आपका प, तो प के नीचे हलंत प्लस अ। आगे क्या है? र, र के नीचे हलंत प्लस किसकी मात्रा है? छोटे औ की मात्रा है। प्लस आगे है आपका प, प के नीचे हलंत प्लस आगे है प के नीचे हलंत और अ। आगे है क, और क के नीचे हलंत प्लस किसकी मात्रा है? बड़े आ की मात्रा है। आगे क्या है? र, तो र हलंत प्लस अ। क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना किसी स्वर की सहायता से उच्चरित नहीं हो सकता है, और जिस पर आपको कोई मात्रा दिखाई ना दे रही हो उसमें छोटे अ की मात्रा समाहित होती है। देखिए पे और अ मिलकर के बन गए आपके प। आगे क्या है? हलंत युक्त र, हलंत लगा दिया। अब पर, पर का अर्थ होता है सार्थक खंड, हमें एक मिल गया लेकिन इसमें हलंत है। तो आगे क्या है? ओ। तो अब हम समझ गए होंगे बीमारी कहां है? बीमारी यहीं पर है। अब हम देखते हैं ओ किस किस वर्ण से मिलकर के बनता है। ओ बनता है साथियों छोटे अ से प्लस छोटे ऊ से। मैंने आपको बताया है पहले वाले वर्ण को रख दीजिए पहले खंड में, यानी कि हलंत को हटा दीजिए। अब ये पूरा रे बन गया, तो ये बन गया पर। अब आगे क्या है? आगे है ऊ। तो ऊ जो ओ बना हुआ है अ से और ऊ से, अ तो यहां से यहां आ गया। अब बचा क्या? ऊ। तो ऊ और आगे क्या? पे और रे। पे और ए क्या है? प। और आगे क्या है? के और आ, का। और रे और अ, र।
तो ये इसका संधि विच्छेद हो गया, पर प्लस उपकार बराबर हो गया परोपकार। बस यदि आप किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद कर लें तो निश्चित तौर पर आप संधि विच्छेद करना आसानी के साथ सीख जाएंगे। जहां से ही आपको अर्थ मिल जाए वहीं से खंडों को अलग करना प्रारंभ कर दीजिए। तो यह बन गया हमारा पर प्लस उपकार परोपकार। आपकी समझ में संधि विच्छेद करना पूर्ण रूप से आ गया होगा। अब हम साथियों संधि के प्रकारों की ओर दृष्टि डालेंगे। संधि के प्रकार आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि हिंदी में संधि के 3 प्रकार होते हैं। ये 3 प्रकार क्यों होते हैं मित्रों? देखिए, हिंदी वर्णमाला के जो 52 वर्ण हैं, इनमें 3 प्रकार के वर्ण ऐसे वर्ण हैं जो एक दूसरे के साथ परस्पर मिलकर के कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई परिवर्तन या कोई ना कोई बदलाव लेकर के आते हैं। इसीलिए ये संधि के केवल 3 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? नंबर 1 आपकी है स्वर संधि, और दूसरी है आपकी व्यंजन संधि, और तीसरी है मित्रों विसर्ग संधि। क्योंकि वर्णमाला के ये 3 ही प्रकार के ऐसे वर्ण हैं जिनमें एक दूसरे के साथ मिलकर के कोई ना कोई विकार, परिवर्तन या बदलाव आता है। स्वरों के द्वारा, व्यंजनों के द्वारा और विसर्गों के द्वारा। अब मित्रों हम संधि के जब ये 3 प्रकार हैं, ये क्यों बने? इसलिए बने क्योंकि इन वर्णों में हम 6 प्रकार से एक दूसरे के साथ मेल कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। कैसे कैसे? नंबर 1, अब देखिए साथियों, स्वर से स्वर का मेल, ये बात आई यहां पर, स्वर से स्वर का मेल, तो संधि हमारी बन गई स्वर संधि। पहला प्रकार निकल करके आया, क्योंकि जहां पर स्वर से स्वर का मेल होगा वहां पर संधि होगी स्वर संधि। परिभाषा भी यहीं पर क्लियर हो जाती है, जहां पर स्वर से स्वर का मेल होता है वहां पर स्वर संधि होती है। आगे दूसरा है स्वर से व्यंजन का मेल। व्यंजन जहां पर आ जाए, व्यंजन जहां पर आ जाए वहां पर संधि का दूसरा रूप शुरू हो जाएगा। आगे है व्यंजन से स्वर का मेल या व्यंजन से व्यंजन का मेल। 3 प्रकार से स्वर और व्यंजनों का मेल एक दूसरे के साथ किया जा सकता है। तो ये तीनों के तीनों जो रूप हैं ये आ जाएंगे आपके व्यंजन संधि में। तो संधि का दूसरा प्रकार निकल करके आ गया। तो संधि के यहां पर हो गए 2 प्रकार, नंबर 1 स्वर संधि और नंबर 2 व्यंजन संधि। परिभाषा भी क्लियर हो गई, जहां पर स्वर से व्यंजन का मेल, व्यंजन से स्वर का मेल या व्यंजन से व्यंजन का मेल हो वहां पर संधि होती है आपकी व्यंजन संधि। अब आगे है साथियों विसर्ग से स्वर का मेल और विसर्ग से व्यंजन का मेल। तो ये जो दोनों मेल हैं ये विसर्ग के साथ किए जा सकते हैं। अब अगर हम उल्टा करें, स्वर से विसर्ग का मेल नहीं हो सकता, क्योंकि विसर्ग हमेशा वर्ण के पीछे रखा जाता है, कभी भी वर्ण के आगे नहीं आ सकता है। तो इसीलिए विसर्ग से स्वर का मेल किया जा सकता है या फिर विसर्ग से व्यंजन का मेल किया जा सकता है। इसीलिए मित्रों ये जो तीसरा प्रकार निकल करके आया ये आया विसर्ग संधि का। इसीलिए हमारे संधि के केवल 3 प्रकार होते हैं, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। परिभाषा भी विसर्ग संधि की यहीं पर क्लियर हो जाती है, जैसे विसर्ग से स्वर का मेल हो या विसर्ग से व्यंजन का मेल हो वहां पर संधि होती है विसर्ग संधि। अब मित्रों आप संधि के प्रकार भी ठीक प्रकार से समझ गए होंगे कि संधि के 3 ही प्रकार क्यों हैं। अब मित्रों हम अगले वीडियो में विस्तार के साथ संधियों का अध्ययन करेंगे। एक एक संधि का अध्ययन हम अलग अलग वीडियोज के माध्यम से हम करेंगे। अब मित्रों आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगली मुलाकात हमारी जल्दी ही होगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो
तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय गुरु बजरंगबली।